हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कर्ण IAS एकेडमी में। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, जो हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं शिक्षक भर्ती हेतु, उसका सेट नंबर 16 है और ये मिशन 50 अर्थात रंजीत सर का है। इससे पहले किरण पब्लिकेशन का 1 से 20 तक सेट अपलोड किया जा चुका है विथ PDF, तो आप जाके देख सकते हैं कर्ण IAS एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में। फ्रेंड्स, ये सेट नंबर 16 है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन सी, धर्मपाल के द्वारा। किसके द्वारा? धर्मपाल। और किस वंश का शासक था ये? पाल वंश का। विक्रमशिला को नष्ट किसने किया? तो बख्तियार खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 2, अधिकांश चोल मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित था? तो ये शिव को समर्पित है। शिव यानी भगवान शिव। क्वेश्चन नंबर 3, सांची का प्रसिद्ध स्तूप जो सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी, सांची जो मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? ये हुआ है गंधार कला। ये ग्रीक रोमन कला का ये मिश्रण रूप है, ठीक है, जिसमें से माला और ब्रेल स्क्रॉल का इस्तेमाल शासकीय रोमन कला से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 5, अजंता चित्रकला किससे संबंधित थी? ये जो है गुप्त काल से संबंधित था। अब ये अजंता है कहाँ पे? तो औरंगाबाद। औरंगाबाद कौन सा? तो महाराष्ट्र वाला औरंगाबाद जिला में ये स्थित है। और ये इस दौरान मतलब अलग अलग काल अवधि में ये चित्र बनाया गया, जिसमें से सातवाहन काल के दौरान बनाए गए चित्र जैसे कि हीनयान संप्रदाय के हैं, ठीक है। वाकाटक गुप्त काल के जो महायान संप्रदाय से कुछ संबंधित चित्र भी हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी? तो किसने लिखा? तो 2 व्यक्ति ने लिखा, बाबर और जहांगीर ने। बाबर और जहांगीर ने। बाबर ने लिखा कौन? तुजुक बाबरी या बाबरनामा, ठीक है। और अपने कथा में भारत की वनस्पति एवं जलवायु का वर्णन करता है। हालांकि ये चूँकि मेडाबल है, यहाँ क्वेश्चन संभावना कम है पूछने का। क्वेश्चन नंबर 7, उस भारतीय शासक का नाम जिसने पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट में गर्मजोशी से स्वागत किया था? तो जेमुरिन ने किया था। ऑप्शन सी, 1498 में, ठीक है। नेक्स्ट, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? आया था MBT अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ये कहाँ का इब्न बतूता? तो मोरक्को का निवासी था और इसका फेमस रचना है रेहला। फ्रेंड्स, हर दिन दोपहर 12 बजे एक सेट आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। हालांकि इसका PDF आपको 10 बजे ग्रुप में शेयर कर दिया जाता है और इसका 12 बजे इसका सॉल्यूशन दिया जाता है। तो आप अगर टाइमिंग के साथ बनाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को हिट भी करें। क्वेश्चन नंबर 10, मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 1500, ए नहीं होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी होगा 1707। 1707 में इसका मृत्यु हुआ था। और शासन कब से कब तक किया? तो 1698 से 1707। 1698 से 1707। हालांकि ये इसका कई अन्य नाम है जैसे कि जिंदा पीर। और इसका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो अहमदनगर में। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो है वो हैदराबाद में। हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद कहाँ पर है? तो हैदराबाद भारत यानी इंडिया INDPAK, भारत पाकिस्तान में भी है। जी हाँ, ये पाकिस्तान में भी है। और ये आपकी BPSC का CDPO में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चंस के बारीकी को समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 12, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था?
तो अगस्त 1948 में हुआ था। कब हुआ था? अगस्त 1948 में। जो वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो आपको कमेंट करके बताना कि इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है। क्वेश्चन नंबर 13, धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायाब यानी नायाब दीवान कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1767 में। क्वेश्चन नंबर 14, प्लासी के युद्ध के उपरांत बिहार का उप नवाब कौन बना था? ये बना था मीरन। कौन बना था? मीरन। इसके बीच हुआ था तो ये ब्रिटिश के बीच, ब्रिटिश और दूसरा कौन था? सिराजुद्दौला। बंगाल नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। और इसमें दो, जिसे ये मीरन था, ये किसका पुत्र था? ये जो मीरन था वो मीर जफर का पुत्र था। तो मीर जफर को बंगाल का नवाब बनाता है और मीरन को पटना का उप नवाब। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? ये कौन सा नाम है इसका? सोमेश्वर की श्रेणी है। एक सेकेंड फ्रेंड, आप पूरा डिटेल देख लीजिए। ये जो पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण, यहाँ पर है सोमेश्वर श्रेणी, जो कि शिवालिक का गिरिपद अर्थात शिवालिक का पार्ट है। वैसे बिहार को पूरी देखा जाए तो बिहार को 4 अलग अलग पार्टों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, पहला सबसे पुराना जो है वो दक्षिण बिहार का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? तो ये धारवाड़ का पार्ट है। उसके अलावा ये जिला का है कैमूर और रोहतास, ये है बिंद का क्षेत्र यानी बिंद का पार्ट है ये। और ये हिमालय का पार्ट हो गया। बाकी ये सब जो है बीच वाला पार्ट, गंगा के उत्तर व दक्षिण पार्ट, ये भी है गंगा के द्वारा लाए गए निक्षेप से निर्मित। यानी बिहार में सबसे पहला निर्माण किसका हुआ? तो आपको दाहिना साइड से काउंट करना है। दाहिना साइड में कौन हुआ? इस साइड। 1 नंबर ये हुआ। 2 नंबर पर आ जाएगा बिंद वाला। 3 नंबर पर कौन आ जाएगा? ये 2 नंबर है। 3 नंबर पर आ जाएगा हिमालय का पार्ट और चौथा नंबर पर गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। ये बिहार के भौतिक विभाजन है। यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है। नेक्स्ट, अब देखिए ये खड़गपुर पारी कहाँ है? तो मुंगेर वाला। मुंगेर किसका पार्ट होगा? धारवाड़ का। राजगीर भी उसी का पार्ट है। लेकिन कैमूर किसका पार्ट है? तो बिंद का। ये सवाल 65 में पूछा गया था और कई बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है। पुराने बिहार की कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो कितना परसेंट जमीन लेकर बना? 45.85%, यानी कह सकते हैं लगभग 46%। लगभग, अगर लगभग हो तो 46% चल सकता है। ठीक है, बिहार का कुल क्षेत्रफल अब वर्तमान कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर स्क्वायर। ये कई बार पूछा जा चुका है। नंबर 17, किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। इसका अध्यक्षता किसने किया था? कांग्रेस के सबसे युवा नेता उस समय का तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने किया? जवाहरलाल नेहरू जी ने। ये दूसरा भी ये भी पूछा जाता है कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? कराची के जो 1931 में हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इसमें क्या हुआ था? तो मूल अधिकार को प्रतिपादित किया गया था। और लाहौर अधिवेशन के बाद से ही प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को उसके बाद से क्या किया जाने लगा? तो झंडा फहराया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 18, बरदौली सत्याग्रह का संबंध है सरदार वल्लभ भाई पटेल से। ऑप्शन सी। और इसी आंदोलन के बाद जो 1928 में होता है, इसी सत्याग्रह के बाद सरदार जी को सरदार का उपाधि गांधी जी दिए महिलाओं के तरफ से। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, शिवाजी के शासनकाल में चौथ क्या था? एक तरह से कर व्यवस्था था। ये टैक्स था। 2 तरह का टैक्स था। एक था सरहिंद और दूसरा चौथ। ये 2 टैक्स व्यवस्था था। क्वेश्चन नंबर 20, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाए गए युद्ध नीति कौन सी थी? ये छापामार युद्ध था, यानी गुरिल्ला पद्धति वाला, छुप छुप के, यानी गुरिल्ला पद्धति या छापामार युद्ध। ठीक है, अपनाया। इसे और एक नाम से जाना जाता है, वो है गनीमी काबा। क्या है? गनीमी काबा। ये भी पूछा जा सकता है। ये क्या है? ये गुरिल्ला पद्धति ही है। क्वेश्चन नंबर 21, सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाएंगे? सदाबहार मतलब क्या होता है? जहाँ सब दिन हरा भरा हो। सब दिन हरा भरा के लिए जरूरी क्या है? वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में प्रकाश मिले, क्योंकि उसको उससे क्या मिलेगा? प्रकाश से भोजन बनेगा। दूसरा, वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। पानी से क्या होगा? तो भोजन बनने में मदद मिलेगा। तो वैसा जगह आपको खोजना है। तो कौन सा होगा?
तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। जी हाँ, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा भी होता है और टेम्परेचर भी होता है। यही वजह है कि यहाँ पे सदाबहार वन होता है। इसमें मुख्यतः कौन सा वन आता है? महोगनी, रोजवुड, रबर। सदाबहार मतलब ये हुआ कि उसका जो वन है उसमें जो पत्ता गिरता है वो किसी एक क्षेत्र मतलब समय ना होके समय अंतराल पर होते रहता है। क्वेश्चन नंबर 22, सवाना चारागाह कहाँ पाया जाता है? तो सवाना कहाँ पर है? ये है अफ्रीका में। जी हाँ, अफ्रीका में ये फेमस है, घास चारागाह है। ये एक सवाल और पूछा जाता है, सवाना किस तरह का मैदान है? तो उष्णकटिबंधीय है। किस तरह का है? तो उष्णकटिबंधीय। क्वेश्चन नंबर 23, किस इलाके को बाइबिलीय यानी गार्डन ऑफ ईडन कहा जाता है? ऑप्शन बी, दक्षिणी इराक की कच्छ भूमि को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एशिया में वनो उन्मूलन का मुख्य कारण है। एक तो सबसे कारण क्या होगा? जनसंख्या विस्फोट। और देखते हैं, यानी ईंधन की लकड़ी का अत्यधिक संग्रहण। जी हाँ, एशिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो क्या चाहिए? जरना ज़्यादा चाहिए। जरना ज़्यादा चाहिए तो वन कटेगा, यानी जनसंख्या विस्फोट इसका मेन कारण हुआ। बाकी ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 25, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशिष्टता क्या है? इसका विशेषता है अधिकतम जैव विविधता। जी हाँ, थोड़ा समझ लिए, यहाँ पे जैव विविधता तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ जो पेड़ पौधा होता है वो उपयोगी नहीं है। मतलब नहीं समझे, मतलब ये हो गया, यहाँ पर क्या होता है? वर्षा बहुत ज़्यादा होता है। वर्षा बहुत ज़्यादा होने से क्या होता है? जो पेड़ पौधा है वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है और बहुत ज़्यादा भारी भी होता है। बहुत ज़्यादा भारी होने से क्या होता है? मान लेते हैं कि आप जिस चेयर पर बैठे हैं, ठीक है, वही अगर 100 kg का हो जाए तो आपसे हिलेगा नहीं, तो आप उसको उपयोग नहीं कीजिएगा। यही चीज़ यहाँ पर होता है। ये ऑप्शन में कभी कभी रहता है कि ये मतलब ऑप्शन में रह सकता है कि ये बहुत उपयोगी है। जी नहीं, जैव विविधता अधिक है लेकिन उपयोगी कम है। इस बात को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो वो कौन सा है? मणिपुर है। आप जैसे कि आप अगर कंफ्यूज कर रहे हैं, एक सेकेंड फ्रेंड, टेस्ट है इंडिया का, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश देखिए सबसे ऊपर कौन है? अरुणाचल प्रदेश, उसके अलावा नागालैंड, उसके अलावा मणिपुर, ठीक है, उसके अलावा मिजोरम, नीचे क्या है? मिजो। आपको याद कैसे रखना है? अरुणाचल प्रदेश तो याद रहेगा ही, लेकिन याद रखना आपको नाग है, नाग के पास मणि है, तो मणिपुर, फिर आ गया मिजोरम या नमामि, नमामि, यानी नागालैंड, मणिपुर और मिजो। मी से क्या हो जाएगा? मिजो। 2 ट्रिक है, तो मैं तो याद रखा हूँ नाग है, नाग के पास सांप होता है, नहीं नागालैंड पे मणिपुर, फिर आ जाएगा ये। आप पूछ कर कौन नहीं लगता अरुणाचल प्रदेश से? देखिए नागालैंड तो दिख रहा आपको है, मणिपुर भी है, लेकिन मिजो, ठीक है, तो ये नहीं लगेगा मणिपुर, ये ध्यान देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा है? तो मान लेते हैं ये बांग्लादेश है। पहले बात ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे है। अब क्या करा है? जिसके 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा हो, ये बांग्लादेश है और ये त्रिपुरा है। तो आपको मैप अगर याद हो तो चीज़ें आसानी से आप पिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस शहर में समुद्र तट स्थित है? समुद्र तट स्थित है किस शहर में? तो ऑप्शन डी, चेन्नई में। 29, भारत के 2 सबसे अधिक समुद्र पारिस्थितिकी कटिबंधीय यानी इको जोन है, 2 कौन सा है? ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो एक तो पश्चिमी, कह रहा है पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट है, हॉट स्पॉट है। दूसरा हिमालय का पर्वत श्रेणी, लेकिन याद रहे हिमालय तो दे दिया है, ऑप्शन इसके अनुसार सही है क्योंकि अरावली है नहीं, बिंद है नहीं और पूर्वी घाट है नहीं, तो इसके अनुसार हिमालय है। लेकिन इस ऑप्शन को थोड़ा बाइफरकेट कर दिया, इसमें अगर लिख दे पूर्वी हिमालय, यानी पूर्वी हिमालय, पूरा हिमालय नहीं है,
हिमालय का सिर्फ पूर्वी पार्ट है, इंडो बर्मा क्षेत्र। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में सबसे छोटा दिन कब होगा? तो आपको इसके लिए ध्यान रखना है कि भारत किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में। उत्तर में छोटा दिन कब होता है? तो हम लोग भी उत्तरी गोलार्ध में, मतलब ठंडा का दिन। इसमें देखिए ठंडा का दिन कौन है? मार्च ठंडा है क्या? नहीं। जून है क्या? नहीं। सितंबर है क्या? नहीं। सिर्फ ध्यान रखना है कि ठंडा का दिन, दैट मीन्स ऑप्शन ए 22 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 31, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है? सह्याद्री और हिमाद्री। एक होता है हिमाद्री जहाँ पे कंफ्यूजन होता है आपको, दूसरा सह्याद्री। हिमाद्री मतलब हिम मतलब बर्फ। तो बर्फ कहाँ पर है? शिवालिक है, तो हमको बर्फ वाला हम जाना नहीं है। ये खत्म, मध्य हिमालय खत्म, तो बचेगा कौन? पूर्वी और पश्चिमी घाट। तो हम लोग जानते हैं किसका है ये? पश्चिमी घाट। हिमाद्री से हिम मतलब बर्फ, और यहाँ हमको चाहिए सह्याद्री मतलब बिना हिम वाला, यानी बिना बर्फ वाला, तो पश्चिम घाट। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किसको यंगफॉल माउंटेन कहा जाता है? तो ये हिमालय है, यंगफॉल माउंटेन है, जबकि अरावली जो है ये रेसिडुअल माउंटेन है। इसको रेसिडुअल यानी अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला नहीं बल्कि अवशिष्ट पर्वत है, जो दुनिया के सबसे पुराने पर्वत श्रृंखला या पर्वत में से एक है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में सबसे लंबा बांध है? तो ऑप्शन सी हीराकुंड बांध। इसकी लंबाई कितना है? तो इसकी लंबाई है 55 किलोमीटर और ऊंचाई है 61 मीटर। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए ये यूपीएससी में पूछा गया है। कह रहा है टेनेसी वैली अथॉरिटी, जैसी यानी यूएसए की टीबीए, यानी जो यूएसए था उसके टीबीए यानी टेनेसी वैली अथॉरिटी जैसी परियोजना भारत में है। तो कौन सी परियोजना है? यह है दामोदर घाटी परियोजना। जी हाँ, ये कई बार पूछा जा चुका है कि ये परियोजना किस देश से इंस्पायर है? तो अमेरिका से, अमेरिका के टेनेसी घाटी से, जिसका जो भारत में इसका निर्माण कब हुआ है? 1948 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है निम्नलिखित में से वे राज्य कौन से हैं जिसमें अगस्ता मलाई जिम्बर फैला हुआ? यानी देखिए ये क्वेश्चन यूपीएससी का है, प्रीवियस ईयर है। कौन सा है ये? केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु, ठीक है। और केरल मतलब ये राज्य में, अलग अलग राज्य में सर्वाधिक जो है वो तमिलनाडु में नहीं, सर्वाधिक केरल में है। सॉरी फ्रेंड्स, मैक्सिमम केरल में, और मतलब 60% केरल में, 40% तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 36, अवमूल्यन की वजह से आंतरिक मूल्यों में क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है। 36 यानी करेंसी का डिवैल्यूएशन यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। यह निर्यात और आयात के मूल्यों को प्रभावित करता है, लेकिन आंतरिक को प्रभावित नहीं करता। जी हाँ, आयात निर्यात व्यापार को प्रभावित करेगा, उससे बैलेंस ऑफ ट्रेड आसपास मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आंतरिक व्यापार में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये विदेशी व्यापार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37, विज्ञापन पर व्यय डैश कहलाता है? यह कहलाता है बिक्री लागत। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो जो प्रत्यक्ष कर नहीं है उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात आयकर है, निगम कर है, संपदा कर है, सब क्या है? डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स। क्वेश्चन नंबर 39, पूर्ण बाजार स्थिति तब स्थापित होती है जब बहु विक्रेता एवं बहु क्रेता विद्यमान रहता है। जी हाँ, मतलब कंपटीशन कब होगा? जब बहुत ज़्यादा रहेगा बेचने और खरीदने वाला, तब एक ही रहेगा तो मोनोपोली हो जाएगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत दिनों तक था भारत में। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा संघ सरकार के चालू राजस्व में सम्मिलित नहीं है? चालू राजस्व में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन सी उधार। क्वेश्चन नंबर 41,
संघ सरकार के राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति और उन्हें सेवा से मुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो ऑप्शन ए लोकसभा का अध्यक्ष का नियुक्ति नहीं किया जाता है, ठीक है, इसका चुनाव होता है सदस्यों के द्वारा। उसके अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश का किया जाता है, वायुसेना के अध्यक्ष का किया जाता है और थल सेना अध्यक्ष का भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से कौन उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ कर सकता है? क्या है ऑप्शन? क्या विधानसभा तो मतलब ही नहीं है, विधान परिषद मतलब नहीं है, बाकी बचा लोकसभा राज्यसभा, तो ये अधिकार किसको है? राज्यसभा को है, ठीक है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 67 के अंतर्गत। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति कार्यकाल का विवरण मिलता है और उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा में तत्कालीन सदस्यों के बहुमत अर्थात बहुमत लाने के लिए इस संकल्प से किया जाता है और उसके लिए 14 दिन पूर्व नोटिस देना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 44, प्रधानमंत्री का निर्वाचन निम्न में से किस पद्धति के द्वारा होता है? तो प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। जी हाँ, बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। उसी तरह से विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। चूंकि ये सांसद के तौर पर इसका चुनाव होता है संसद का और उसमें से संसद में से जो बहुमत दल के नेता उसको नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपना पद धारण कर सकते हैं जब तक कि उसके पास क्या हो? लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त हो। ऑप्शन सी। इसकी चर्चा क्या कह रहा है? अनुच्छेद 55 के अनुसार प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है और वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 46, प्रधानमंत्री के पद धारण करने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? तो एक सांसद जो लोकसभा के वो प्रधानमंत्री बन सकता है, अर्थात ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार है? ऑप्शन बी चुनाव लड़ने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? मूल अधिकार है। विधि के समक्ष मूल अधिकार है। जीवन जीने का अधिकार मूल अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 48, किसी दोषी व्यक्ति की सजा को क्षमता, निलंबन या परिहार की शक्ति निहित है। किसमें? तो सर्वोच्च न्यायालय में। जी हाँ, अनुच्छेद नहीं फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय में होगा, राष्ट्रपति होगा। ये गलत ऑप्शन दे रखा, राष्ट्रपति होगा। ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए होगा, हालांकि ऑप्शन दे रखा सी जो गलत है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 32 में है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार में शामिल नहीं है? तो धर्म की स्वतंत्रता है, समता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार इसका आंसर ए दे रखा जो गलत है। इसका आंसर सी होगा, स्ट्राइक करने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। हालांकि सम्मेलन और सभा करने का अधिकार है अनुच्छेद 19 में, लेकिन धरना करने का मतलब हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। इसके लिए एक्ट आया हुआ 1940 एक्ट का जो फैक्ट्री एक्ट है उसमें इस तरह से बातें की गई है। क्वेश्चन नंबर 50, किस देश ने फांसीवादी के राजनीतिक सिद्धांत की शुरुआत की? तो ऑप्शन सी इटली ने। फांसीवादी इटली में जो मुसोलिनी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में कौन सा अतिचालक का पहला सिद्धांत है? तो ऑप्शन ए गिंजबर्ग लैंडो सिद्धांत थ्योरी प्रमेय। क्वेश्चन नंबर 52, विद्युत के कारण लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चूंकि जल विद्युत का आघात का कारण बन सकता है। विद्युत का आघात के कारण बन सकता है। नहीं लगता आप लोग का टाइम किल होता है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? जब दो अर्धचालक पी टाइप
और एन टाइप को एक साथ जोड़ा जाता है तो पी एन जंक्शन बनती है, जो इस प्रकार व्यवहार करती है। तो ये जो व्यवहार करती है दिष्टकारी, किस प्रकार का? दिष्टकारी। यह दिष्टकारी मतलब जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 54, मोटर कार से उत्सर्जित हुआ प्रदूषक जिससे मानसिक बीमारी होती है। तो ऑप्शन ए लेड, पीबी लेड, जी हाँ, इससे मानसिक बीमारी होता है। क्वेश्चन नंबर 55, पाइराइट अयस्क के दहन से उत्सर्जित होता है। तो ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड। ये किसका कारण बनता है? ये कारण बनता है एसिड रेन का, H2SO4 का निर्माण करता है और प्रदूषक तो है ही। क्वेश्चन नंबर 56, भूरी हवा शब्द प्रयोग होता है। ये होता है प्रकाश रासायनिक धुंध के लिए। किसके लिए? प्रकाश रासायनिक धुंध के लिए। क्वेश्चन नंबर 57, अनुबद्ध स्लेमा पदार्थ से ढके हुए अमाशय की आंतरिक परत का कार्य होता है। यह कार्य होता है म्यूकस पर पेप्सिन के प्रभाव को रोकना। देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, मान लीजिए ये क्या है? इंटेस्टाइन है, ठीक है, इसके बीच जो स्टोमक है ना, इसके ऊपर एक लेयर होता है, इसको कहते हैं म्यूकस लेयर, जो HCl से होता है ना, HCl इसे प्रोटेक्ट करता है। ये होता है म्यूकस लेयर, ठीक है। वह कौन सी मूलभूत इकाई है जिससे मानव शरीर के विभिन्न अंगों को पुनः निर्माण होता है? ऑप्शन बी स्टेम कोशिका। जी हाँ, स्टेम कोशिका से होता है। ये विभिन्न मनुष्यों को कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। गर्भाशय में भ्रूण के निर्माण केवल स्टेम कोशिका के माध्यम से ही संभव है। क्वेश्चन नंबर 59, हमारे शरीर में कौन सी कोशिका में सबसे कम पुनर्जीवित शक्ति है? तो मस्तिष्क कोशिका में होता है। जी हाँ, ऑप्शन ए। ये बहुत, एक बार अगर दिमाग फूट गया तो समझिए वो फूट गया। मस्तिष्क और मेरु जो दंड है न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। इसमें सबसे कम सेल डिवीजन या सेल डिवीजन ही सबसे कम होता है। इसमें मस्तिष्क की बात की जाए तो 86 बिलियन न्यूरॉन्स होता है। 86 बिलियन, याद रहे फ्रेंड्स, 86 बिलियन न्यूरॉन्स होता है। क्वेश्चन नंबर 60, पर्ण आकृति के कोंगलोबेट ग्रंथि किसमें पाई जाती है? कोंगलोबेट ग्रंथि किसमें पाई जाती है? ये पाया जाता है नर तिलचट्टा में। और एक सवाल और पूछा गया था, ऐसे इसको फेलिक ग्रंथि मतलब होता है। और एक सवाल पूछा गया था कि इसका ब्लड कैसा होता है तिलचट्टा का? इसका होता है वाइट। शायद 56 से 53 में पूछा गया था, मतलब 56 से 59 में। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को। और गोपाल कृष्ण गोखले गुरु कौन था? MG रनाडे, ठीक है। और गांधी मतलब गोखले गुरु हुआ, चेला हुआ गांधी, और गांधी का चेला नेहरू जी यानी रनाडे, गोखले, गांधी और नेहरू। क्वेश्चन नंबर 62, साइमन कमीशन पहली बार आया, पहली बार क्या एक ही बार आया ही था। तो 1928 में भारत में पहुंचा, जबकि इसका गठन 1927 में हो गया था। 27 में गठन हुआ, 28 में भारत आया। गठन क्यों हुआ था? इसका कारण था 1919 का जो भारत शासन अधिनियम बना था, उसमें यह व्यवस्था था कि हर 10 वर्ष में इस कानून को समीक्षा की जाइए। इसको आना था 19 में, 29 में आना था, लेकिन गठन हुआ 27 में, भारत में आ गया। दूसरी बात, इसमें 7 सदस्य था और एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका पूरा विरोध किया गया था। क्वेश्चन नंबर 63, 1919 भारतीय इतिहास से संबद्ध है, किसके लिए है? तो यह जालियांवाला बाग हत्या कांड के लिए फेमस है, ठीक है। 13 अप्रैल 1913 को हुआ था। हालांकि खिलाफत आंदोलन भी 1919 में हुआ था, लेकिन जालियांवाला बाग हत्याकांड ज़्यादा फेमस है। अगर ऑप्शन दे दे बी और डी तो आप जा सकते हैं खिलाफत और जालियांवाला बाग हत्याकांड। क्वेश्चन नंबर 64, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना किया था? तो ये कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, सन 1920 की ईस्वी
खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? तो ऑप्शन सी, इलाहाबाद में हुआ था। गांधी जी 1920 में लखनऊ कमेटी को अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ करने के लिए किए थे और यह हुआ था कब? तो जून 1920, इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 66, सन 1917 और 18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा जो चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? मतलब किसने हिस्सा लिया था? 1718 में क्या हुआ था? 1917-18 में तो मेनली जो हुआ था वो मजदूर वर्ग था। क्या था? मजदूर वर्ग था। मजदूर में भी कौन? तो अहमदाबाद मिल वर्कर। एक तो चंपारण 17 में क्या हुआ था? चंपारण 17 में चंपारण जो कि कृषक वर्ग था, 18 में मजदूर वर्ग था। 67, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो ऑप्शन ए, कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन हुआ था और यहाँ से इसी आंदोलन के मतलब अधिवेशन में गांधी जी को बिहार आने के लिए न्योता भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 68, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के अवसर के रूप में देखा था, जो 100 वर्षों में भी पुनः प्राप्त नहीं होगा? ये विचार किसका था? ये गांधी जी का ये विचार था। क्वेश्चन नंबर 69, ये भी यूपीएससी का प्रीवियस ईयर है। असहयोग आंदोलन की स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम क्या है? सबसे पहले क्या हुआ? उग्र भीड़ पर पुलिस थाने को जलाया? जी नहीं। सबसे पहले तो क्या हुआ? पुलिस गोलीकांड हुआ। उसके बाद जो भीड़ था वो पुलिस को जला दिया थाना को। फिर गांधी जी आंदोलन को स्थगन किया और फिर गांधी जी को जेल हो गया। यानी चारों सही है, मतलब सीरीज में दिया हुआ है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 70, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका उद्देश्य या लक्ष्य था? तो लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। जी हाँ, बिना वकील बिना दलील का ये सजा देने वाला था, तो इसलिए ये 8 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू कर दिया गया। कब लागू किया? 8 मार्च 1919 को। ठीक है, ठीक ना? बोलिए। ये कूट कह रहा है सोलर स्पेक्ट्रम सम्मिलित है, तो किसमें? तो ऑप्शन डी, यानी 1, 2, 3 सभी में है। यानी प्रकाश में भी है, लघु तरंग विकिरण में और दीर्घ तरंग विकिरण में। अब इसे देखिए, प्रकाश आया सनलाइट से, आया कौन सा? लघु। दीर्घ आया, लघु होके चला गया, या इस तरह से, मतलब तीनों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 72, क्या कह रहा है? ताप कलिकाता यानी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? सत्य जो है वो ऑप्शन बी है। ताप कलिकाता से तात्पर्य दिन व रात के ताप में अंतर से है, यानी तापांतर से है, तापांतर से है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, तंत्र की स्वनियमन अर्थात अस्तित्वन की क्षमता के लिए उपयुक्त पद का चयन कीजिए किसी तंत्र के लिए। तो ऑप्शन सी, समस्थापना। मतलब आइसो स्टैटिक्स कहते हैं, मतलब होता क्या है? यह जैविक निकाय के उस प्रवृत्ति का द्योतक है जिसके कारण वह परिवर्तन का विरोध करता है और पारिस्थितिकी तंत्र में जो पुनर्भरण की जो प्रक्रिया है उसको संचालित करता है। यानी जैसे कि अभी पारिस्थितिक तंत्र में जो असंतुलन आ रहा है CO2 का, अगर खुद से मतलब मेंटेन हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। वही चीज़ कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि जो कथन है उस पर विचार करने के लिए, वह बल जिससे कि मृदा जल के साथ संलग्न या बहता रहता है तथा जिसे दबाव के रूप में परिणति किया जाता है, तो ये कौन सा है? जल विभव। ऑप्शन सी, यानी फील्ड कैपेसिटी। 76 अपघटक प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और सही क्रम का चुनाव करें। सही क्रम क्या? पहले विखंडन होगा, फिर निश्चलन होगा, फिर
अपचयन होगा, ऑप्शन डी। 76 नंबर, विभिन्न पोषण स्तर पर एक जीव से दूसरे जीव में पोषण तत्व और ऊर्जा के प्रवाह को कहा जाता है। तो खाद्य श्रृंखला, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 77, खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य होता है, मनुष्य क्या होता है? ऑप्शन सी, उपभोक्ता। जी हाँ, मनुष्य केवल उपभोक्ता होता है। मनुष्य कोई खाना उत्पादन नहीं करता है। आपके मन में सवाल आया होगा, जी उत्पादन तो करते हैं क्या गेहूं चावल? जी नहीं, आप गेहूं चावल लगाते हैं, उत्पादन तो वो खुद मतलब पोषक तत्व लेके उसमें प्रदान करता है, पौष्टिक चीजें। क्वेश्चन नंबर 78, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला आरंभ होती है। तो ऑप्शन बी, फाइटोप्लैंक्टन यानी पादप पलवक के कारण, इसको कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन छोटे छोटे होता है, उसको खाया छोटा सा मछली, ठीक है, इस मछली खाया थोड़ा सा बड़ा सा मछली, ठीक है, इस मछली खाया थोड़ा सा और बड़ा मछली, इस बड़ा मछली खा गए आप क्या निकले? छोटुआ। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण पर शहरीकरण का नकारात्मक प्रभाव नहीं है? शहरीकरण का नकारात्मक प्रभाव नहीं है। तो ऑप्शन सी, अवशिष्ट का पुनर्परावर्तन, यानी जी हाँ रिसाइकिल कर दीजिएगा तो वो तो परावर्तन नेगेटिव है नहीं। डैश का अर्थ है कि पर्यावरण की गिरावट को अवशोषित करने की क्षमता रखना। डी, अवशोषण क्षमता। क्वेश्चन नंबर 81, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी संधारणीय विकास लक्ष्यों को किस अन्य रूप में भी जाना जाता है? एजेंडा 10 ना, एजेंडा 30 कहते हैं, सॉरी एजेंडा 30 कहते हैं, क्योंकि ये 2015 से 2030 तक के बीच इसको लक्ष्य को पूरा करना है, यानी क्या कहते हैं? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 82, बाल मृत्यु दर घटने का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसका था? ऑप्शन बी, MDG यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सीधे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन सी, पर्यावरण के संरक्षण एवं गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, नियंत्रण एवं समाप्त करने का प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, गैर नवीकरणीय संसाधनों के समूह को चुनिए। ऑप्शन बी, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 85, ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट दिखाई देता है कब? तो ध्रुव पर। जी हाँ, एक सवाल और पूछा जाता है, आखिर ये ध्रुव पर ही क्यों होता है? उसका कारण है, यहाँ मन ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ पे 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता है। सवाल है क्यों? क्योंकि जो सूर्य रेखा है वो मकर और कर्क रेखा के बीच में ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य रहेगा या यहीं पर रहेगा तो यहाँ पर तो तिरछा रेखा जाएगा, तो इसके वजह से 6 महीना दिन 6 महीना रात। चूंकि यहाँ पे लाइट नहीं जाता है, इसलिए जो ओजोन है वो वापस रिपेयर यानी जो टूट के O2 बनता है वो वापस O3 नहीं बन पाता है जब वहाँ पे लाइट नहीं जाता है प्रकाश के वजह से। 86, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1987 में। क्वेश्चन नंबर 87, एक सामान्य जल संपर्क रोग शिस्टोसोमासिस निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? कौन? शिस्टोसोमासिस किसके द्वारा फैलता है? तो ऑप्शन सी, सेरेकेरिया। क्वेश्चन नंबर 88, गैलेथिया बे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गलत दे रखा है, ये है निकोबार में, ग्रेट निकोबार में, तो इसको सुधार लीजिएगा, लक्षद्वीप में है, ग्रेट निकोबार में है, ठीक है। ग्रेट निकोबार द्वीप में ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है, जिसे यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व विश्व नेटवर्क में भी शामिल किया है, और जिसे रिजर्व में गैलेथिया नेशनल पार्क और कैंपबेल बे नेशनल पार्क शामिल है। यानी कहाँ पर यह है? तो निकोबार में। इसको थोड़ा सा
सुधार कर ले। क्वेश्चन नंबर 89, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1980। और इसमें 1988 में सुधार किया। सुधार करके क्या लाया? 1/3 वन क्षेत्र, कहाँ पे? संपूर्ण क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 90, फ्रेंड्स ये इस सेट का आखिर जीएस क्वेश्चन है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और प्लीज़ चैनल को लाइक भी करें। लाइक करने से हमें पैसा तो नहीं मिलता, लेकिन हाँ मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ गलत है तो आप कमेंट करें, यकीन मानिए उसको मैं सुधार भी करूँगा और आने वाले वीडियो में उसको आपको दिखेगा भी। तो क्वेश्चन नंबर 90 है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह है राजस्थान में। नीचे फ्रेंड्स क्या है? मैथ रीजनिंग है, जिसका आपको सॉल्यूशन भी दिया गया है। कहाँ पे दिख रहा होगा? PDF में सॉल्यूशन भी है। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए शुक्रिया एंड जय हिंद।